रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के संचार अध्ययन एवं शोध विभाग में विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी, विश्वविद्यालय प्रबंधन संकाय संस्थान एवं अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शैलेश चौबे जी और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर एन.जी. पेंडसे जी, आप लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज क्योंकि मध्य प्रदेश शासन का बजट अभी विगत दिन प्रस्तुत किया गया है और माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी ने अपना जो है बजट प्रस्तुत किया। आज इसी सब विषयों को लेकर यहाँ चर्चा की जा रही है। जैसा हमारे समक्ष दो अर्थशास्त्री प्रोफेसर चौबे जी, प्रोफेसर एन.जी. पेंडसे जी बैठे हैं और मैं ये चाहूँगा कि इस बजट में किन किन बिंदुओं पर उद्योग, रोजगार, कृषि के साथ साथ सभी सेक्टर पर क्या क्या हुआ है, मैं आप लोगों से चर्चा करके ये जानना चाहूँगा कि इससे प्रदेश की उन्नति कहाँ और कैसे होगी। प्रोफेसर एस.के. चौबे जी। धन्यवाद पाठक जी। मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति जी, मेरे साथी प्रोफेसर पेंडसे जी और संचार अध्ययन विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाठक जी, आज के इस विमर्श में हम सब प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर इसलिए चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि कोरोना काल में जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, वहां प्रदेश सरकार ने जो स्वयं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते हुए भी समय की आवश्यकता और मांग को ध्यान में रख करके सर्वोत्तम बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट की अगर विशेषताओं पर जाएं तो सबसे पहला यही मुद्दा है कि हम स्वास्थ्य के दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने में सक्षम हो सकते हैं। प्रस्तुत बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो न केवल आज सामने दिखाई देने वाली कोरोना वायरस जैसी अदृश्य बीमारी जिससे हम सब पीड़ित और प्रभावित रहे हैं, जिसने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है, उसका मुकाबला करने के लायक हमें बनाया है। साथ ही प्रदेश के सारे नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेजेस में संख्या का विस्तार करना, सीट्स का विस्तार करना और कैंसर जैसी महामारी का मुकाबला करने के योग्य बनाने की क्षमता प्रदान करना, ये बजट का मुख्य हिस्सा हो सकता है। क्योंकि आज कोरोना जैसी बीमारी है जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने न केवल सबसे पहले वैक्सीन को तैयार किया है, वरन अनेक देशों को वैक्सीन का निर्यात करने का श्रेय भी भारत को है। इस वैक्सीन को दुनिया में सबसे कम कीमत पर उपलब्ध कराना और भारत के लोगों को वह निःशुल्क उपलब्ध कराना बहुत बड़ी सफलता है। यह हमारे नेतृत्व की क्षमता को प्रदर्शित भी करता है। प्रदेश में भी हमने इसका मुकाबला करने के लिए पर्याप्त चिकित्सा पर प्रावधान किए हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वह शिक्षा का है। हमने इस प्रदेश सरकार के बजट में शिक्षा पर किए गए प्रावधान जो न केवल प्राथमिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, अभी तक नए स्कूल खोले जाने के प्रावधान तो बजट में दिखाई देते थे,
यह पहला बजट है जिसमें गुणवत्ता में वृद्धि करने के प्रावधान हैं। जो हमारे प्राथमिक स्कूल हैं उनमें न केवल संख्या में वृद्धि की गई है, उनमें आधारभूत संरचना, उनमें तकनीकी उन्नयन के प्रयास और उससे ज़्यादा घरों से बच्चों को स्कूल तक लाने के प्रयास भी शामिल हैं। और इन सब से ऊपर जो मानवीय संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, वह मानवीय संसाधन शिक्षकों के रूप में, उत्तम शिक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति करके लगभग 24,200 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, ऐसा इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो मुझे लगता है यह बजट सामाजिक क्षेत्र का बजट है, जिसे हम आज इस महामारी के दौर में भी प्रस्तावित रूप से या प्रावधानित रूप से भविष्य की जो समस्याएं हैं उनका मुकाबला करने के योग्य पाते हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरे प्रदेश को प्रभावित करते हैं और इसमें किए गए प्रावधानों का दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है। सर धन्यवाद, आपने काफ़ी हद तक बताया कि ये सामाजिक बजट है और निश्चित तौर पर इस कोरोना काल में जब पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी और लोगों को वैक्सीन देने, इस तरह की बातें सचमुच है। आज हम विश्व को वैक्सीन दे रहे हैं और जहाँ तक कि कोरोना की रिकवरी रेट है वो काफ़ी हद तक 97-98% तक है। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। फिर मैं, क्योंकि एक कोरोना काल की बातें आई हैं, तो इसमें एक जो बड़ा पक्ष है कि उसमें बहुत सारे लोगों के रोज़गार भी गए और कई ऐसे हुए जहाँ लोगों के रोज़गार पूरी तरह छिने और एक बेरोज़गारी की भी बातें आई हैं। तो मैं उस पक्ष पर जाकर मैं अपने प्रोफेसर पेंडसा जी से पूछना चाहता हूँ कि उस बिंदु पे आपका क्या कहना है। धन्यवाद पाठक जी। माननीय कुलपति जी, रोजगार का विषय हमेशा से आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। पिछले कई वर्षों से हम रोजगार वृद्धि की समस्या से जूझ रहे हैं। रोजगार देने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करें और दूसरा तरीका ये होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से हम रोजगार सृजन के कार्यक्रम आरंभ करें। इस बजट में जो महत्वपूर्ण प्रावधान मुझे दिखाई दिए, उनमें से एक तो सड़कों का निर्माण करना, तो सड़कों का निर्माण करना और साथ ही साथ में दो महत्वपूर्ण महामार्गों का निर्माण करना, जो 1000 किलोमीटर लंबे महामार्ग हैं, उनका निर्माण होना है। इन महामार्गों के निर्माण से एक हमारी जो परिवहन की लागत है वो तो कम होगी ही होगी, साथ ही साथ में इन महामार्गों के निर्माण के लिए लगने वाली जो कच्ची सामग्री है उनमें मुख्य रूप से स्टील और सीमेंट, इनमें चूँकि हमको इनकी प्रदेश में जो उद्योग हैं इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी, तो इन उद्योगों में रोजगार निर्मित होगा। और दूसरा, जब इस तरीके के सार्वजनिक निर्माण के प्रकल्प लिए जाते हैं तो उसके कारण अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजित होता है। उसके साथ ही साथ में कई सारी ऐसे सड़कें हैं जिनके निर्माण की संकल्पना इस बजट में की गई है। तो इससे पूरे प्रदेश का जो सड़क नेटवर्क है, सड़क नेटवर्क सुधरेगा, उसकी गुणवत्ता में सुधार होगा। तो गुणवत्ता में सुधार होने के कारण एक हमारा जो परिवहन उद्योग है, परिवहन उद्योग को उससे लाभ होता है। परिवहन की लागत में कमी आती है। परिवहन की लागत में कमी आने के साथ ही साथ में जो उपभोक्ता जो सबसे ज़्यादा महंगाई की समस्या से उसको सामना करना पड़ता है, तो परिवहन लागत जब कम होती है तो उसके कारण वस्तुओं के मूल्य भी कम होते चले जाते हैं। तो अधोसंरचना विकास के ऊपर इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसके हमको दीर्घकाल में बहुत अच्छे और सुखद परिणाम दिखाई देंगे।
दूसरा एक जो महत्वपूर्ण क्षेत्र मैं मानता हूँ वह है कृषि का क्षेत्र। कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की बड़ी परियोजनाएं, उनके लिए एक बहुत अच्छी राशि का आवंटन इस बजट में किया गया है। अगर हम सिंचाई सुविधाओं में विस्तार करते चलते हैं तो उसके कारण हमारा कृषि उत्पादन जो है वह बढ़ता है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा निष्पादन करता चला आ रहा है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी हमारे कृषि क्षेत्र का निष्पादन बहुत अच्छा रहा और पूरे देश में हमको कई बार कृषि के निष्पादन के लिए पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। तो कृषि क्षमता का विस्तार करने से मेरा ऐसा अनुमान है कि हमारा कृषि उत्पादन उसमें लगभग 10% की वृद्धि होगी। अगर 10% की वृद्धि होगी तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने वाले प्रदेश के रूप में जाने जाएंगे। तो इससे हमको राजस्व की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ में कृषि उत्पादों के ऊपर आधारित उद्योगों के लिए हम कच्चा माल उपलब्ध करा पाएंगे और यहाँ पे कृषि आधारित उद्योगों की एक अच्छी संभावनाएं तैयार होंगी। जब उन संभावनाओं के चलते एक अतिरिक्त रूप से हम रोजगार सृजन कर सकते हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों के साथ ही साथ में अगर हम देखें तो कुछ एक अन्य क्षेत्र में भी ऐसा है कि जहाँ पे हमको रोजगार की संभावनाएं दिखाई देती हैं। कुछ सुधार किए गए हैं, लेकिन इन सब के चलते हुए राजस्व को जुटाना एक सबसे बड़ी चुनौती रही है। और एक ऐसे परिस्थिति में जब राजस्व बिल्कुल पूरे देश में कम हो रहा हो तो राजस्व बढ़ाना एक चिंता का विषय रहा है। लेकिन फिर भी बजट का आकार बढ़ाकर वित्त मंत्री ने यह संकेत दिया है कि हम सार्वजनिक व्यय का कुशलतम उपयोग करके हम जो बजट घाटा है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और जब ऐसा करने से हमारी राज्य की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो जो अभी हमारा कर्ज है, जो अभी हमारे बजट के लगभग बराबर है, कर्ज को हम कम करने में सफल होंगे और एक हम दृढ़ राजकोषीय अनुशासन की ओर अग्रसर होंगे, जिसका आगे चल के लाभ मिलेगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा अधोसंरचना क्षेत्र उसमें सुधार आता है तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती चलती है और यह एक प्रकार की राष्ट्रीय बचत होती है। यह प्रत्यक्ष बचत न होके अप्रत्यक्ष बचत होती है, लेकिन इसका लाभ देश को और प्रदेश को अवश्य मिलता है। क्योंकि मध्य प्रदेश देश के हृदय में स्थित होने के कारण अगर यहाँ की उन्नति होगी, यहाँ की अगर अधोसंरचना में सुधार आता है तो उससे हमारे पूरे देश को उसका लाभ मिलता है। संक्षेप में मैं ये कहना चाहूँगा कि सामाजिक क्षेत्र के साथ ही साथ में अधोसंरचना और सामाजिक ऊपरी व्यय पूंजी, इसमें विस्तार करने का प्रयास किया गया है, तो जिसके हमको दीर्घकालीन सुखद परिणाम देखने में मिलेंगे। और यह बजट वास्तव में एक विपरीत और विषम परिस्थितियों के अंतर्गत तैयार किया गया एक अच्छा और वित्तीय अनुशासन के दृष्टिकोण से एक सक्षम बजट है। सर धन्यवाद। और आपने सच कहा कि एक ऐसा बजट है कि इस विषम परिस्थितियों में एक राज्य के उत्थान की तरफ, जहां हम रोजगार की बातें कर सकते हैं और कृषि के सुधार की बातें, दोनों चीज़ें हैं। और साथ ही साथ जो आपने एक जो पक्ष रखा कि ऋण घाटा जो हमारा था उस तरफ भी सरकार ने दिया और आम जनता पे कोई बोझ भी नहीं डाला है, वित्तीय बोझ कहीं नहीं पड़ा है। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा बजट है। मैं अपने माननीय कुलपति जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उस पर अपना एक पक्ष रखने की कोशिश करें। जनसंचार एवं शोध विभाग के द्वारा आयोजित इस बजट की चर्चा में हमारे इस विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन जी, प्रोफेसर शैलेश चौबे जी, प्रोफेसर एनजी पेंसे जी, अभी चर्चाएं जो विचार आए उसमें सबसे महत्वपूर्ण विचार दोनों अर्थशास्त्रियों ने व्यक्त किए। ये सच है कि इन परिस्थितियों में किसी भी देश या राज्य को बजट
प्रस्तुत करना बहुत कठिन, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि कोरोना का प्रभाव हमारे संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। ऐसे में चाहे वो शिक्षा हो, चाहे उद्योग हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे वो कृषि हो, सभी क्षेत्रों में विकास और अधोसंरचना की व्यवस्था करना और साथ ही साथ 21वीं शताब्दी की जन आकांक्षाओं की पूर्ति भी करना, ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। लेकिन सरकार को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ कि इसमें सबका ध्यान रखा गया है और सभी के, चाहे वो सकलांग हो, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो धनी हो, चाहे निर्धन हो, समाज के प्रत्येक वर्ग का, किसी भी वर्ग को इसमें अछूता नहीं रखा गया है। और विशेषकर महिला सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर साहब लोगों ने चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष रहे। और आत्मनिर्भर भारत के बाद जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारा मध्य प्रदेश किस प्रकार से सभी क्षेत्रों में स्वावलंबी हो। विशेषकर हमारे प्रदेश का जो युवा है, जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय से निकल कर जा रहा है, उसके रोजगार की जो व्यवस्था, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे अन्य अन्य क्षेत्रों में, उसको किस प्रकार से उद्योगों के माध्यम से हम खड़ा करें और वो केवल नौकरी के लिए नहीं वरन स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़े, इसके लिए भी सरकार ने चिंता दिखाई है और व्यवस्था भी विभिन्न क्षेत्रों में की है। हमने देखा कि पशुपालन के क्षेत्र में, कृषि के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में भी इस बार पैसे अधिक दिए गए हैं, वित्तीय व्यवस्था की गई है, जो ये दिखलाता है कि सरकार प्रत्येक क्षेत्र में हमारा जो समाज है वो कैसे समरस भी बना रहे और कैसे स्वावलंबी भी हो और हमारे युवा अधिक से अधिक रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं, इसका विशेष ध्यान दिया गया है। सबसे अधिक जो बधाई की बात है, जो बार बार सभी विशेषज्ञों के द्वारा कही जा रही, कि कोई कर जनता के ऊपर नहीं लगाया गया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन विषम परिस्थितियों में कोई टैक्स न लगाना ये बहुत चुनौतीपूर्ण था और इसको सरकार ने बड़े ही अच्छे ढंग से, बड़े ही व्यवस्थित ढंग से, बड़े ही अनुशासित तरीके से, जैसा डॉक्टर साहब लोगों ने कहा, उस प्रकार से व्यवस्था की है। सच है कि ये सर्वभूत हिते रताः का बजट है। जैसा कि अपने यहाँ कहते हैं, सर्वे भवन सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी की कुशलता का, सभी का सम्यक ध्यान रखा गया। ये एक दूरदर्शी और 21वीं शताब्दी की जो युवा की आकांक्षा है, उसकी परिपूर्ति ये करने में समर्थ होगा यह बजट। आत्मनिर्भर भारत की जो कार्यप्रणाली हम लोग विश्वविद्यालयों के माध्यम से, शिक्षा जगत के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं और भारत सरकार और मध्य प्रदेश शासन सदैव उस पर क्रियाशील है, यह बजट उसकी पूर्ति करने में पूर्ण सफल होगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत सर, आपका धन्यवाद। निश्चित तौर पर ये सत्य है कि ये बजट किसी के ऊपर बोझ नहीं डाला, आम नागरिक पर बोझ नहीं डाला गया इस विषम परिस्थितियों में, जबकि पूरा विश्व इस कोरोना संक्रमण से ग्रसित है और साथ ही साथ सबको वैक्सीन देने की बातें, निःशुल्क देने की बातें, और इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार, आत्मनिर्भर की बातें इस बजट में कहा गया है। इसके लिए हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी धन्यवाद के पात्र हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी धन्यवाद के प्राप्त हैं। मैं आप लोगों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इस पर चर्चा में आए। धन्यवाद।